अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स जो आप ये मुझे बताइएगा, ये वाला चैप्टर जो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे, आज हमने द सिक्योरिटी जर्नल से शुरू करना है। जज़ाकल्लाह। तो बेटा इसको आज हमने यहाँ से शुरू करना है, स्लाइड नंबर 27 से। स्लाइड नंबर 27 से शुरू करना है। तो आई होप कि आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं से शुरू करना है। तो स्लाइड नंबर 27 आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि द सिक्योरिटी जर्नल यहां से पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमारे हम आपस में मिल जाएंगे हमारे चैप्टर इंशाल्लाह, ठीक है। और आज हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको एंड कर दें, अपनी पूरी कोशिश करके इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ ये जो यहां से पढ़ता हूं, द सेक्रेटरी जर्नल इज अपॉइंटेड बाय जर्नल असेंबली। याद है ना, यानी सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो अपॉइंटेड होता है असेंबली से विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, विद द अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ही सर्व्स फॉर अ टर्म of 5 years until the election of successor, until the election of his successor, कामयाबी। यानी सुनो, कितने के लिए? 5 साल के लिए। ये एमसीक्यूज में आएगा ना। सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल इसको सेलेक्ट करती है कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए एमसीक्यूज आ गया पूरा। Every year the Secretary General makes reports to the General Assembly. ये रिपोर्ट बनाता है वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि हमने पूरे साल में क्या किया, हमने पूरे साल में क्या किया। तो ये सेक्रेटरी जनरल का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। ये यूनाइटेड नेशन का बॉस होता है। अब डी पार्ट इसका देखते हैं। हम डी पार्ट में पता है क्या पढ़ेंगे? वर्कर पढ़ेंगे। कितने लोग हैं? देयर आर स्टाफ अबाउट 3500 पीपल। 3,500 लोग हैं उस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में 3,500 लोग हैं working directly under the Secretary General in New York. There are also other special branches of Secretariat with 100 of employees. सुनो, इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, ठीक है। इस सेक्रेटरिएट में कई ब्रांचेस हैं जिसमें कई एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। एट वेरियस अदर सेंटर, बहुत सारे मुख्तलिफ, वेरियस का मतलब मुख्तलिफ, दूसरे वर्कर्स पर भी इनके काम करने वाले होते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, फ्रॉम मेनी डिफरेंट नेशन वर्क्स इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है जहां इतने मुख्तलिफ लोग एक छत के नीचे काम करते हैं, और मुख्तलिफ कौमों के लोग, लेकिन मुख्तलिफ कौमों के लोग। एज एट द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जितना यहां पर है हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन में, यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क में, यूएन एम्प्लॉय कम टू सेक्रेटरिएट, ये रोजाना सेक्रेटरिएट आते हैं फ्रॉम अर्ली एवरी कंट्री ऑन अर्थ, पूरी दुनिया के ममालिक से आते हैं। बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज, मगर अपने मुल्क को ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। देयर आउटलुक हैज टू बी इंटरनेशनल, उनका जो आउटलुक होता है वो इंटरनेशनल होता है। द सेक्रेटरिएट हैज मच वर्क टू डू, सेक्रेटरिएट को बड़ा काम करना होता है। द स्टाफ हैज टू प्रिपेयर द मैटर फॉर वेरियस मीटिंग्स, इनको बहुत सारे मीटिंग का काम करना पड़ता है। दे हैव मैनेज द मीटिंग्स, उन्हें मीटिंग्स को मैनेज करना पड़ता है। दे हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज सेड और डन, उन्हें ये रिकॉर्ड मेंशन
मेंटेन करना पड़ता है, जो कहा गया, जिस पर बात हुई या जो काम कंप्लीट हुआ। दे हैव टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट्स फॉर द प्रेस एंड रेडियो। वो रेडियो और प्रेस पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। ड्यूरिंग द वेरियस मीटिंग ट्रांसलेटर सिट इन द साउंड। जब ये बात चल रही होती है तो वो लोग साउंड प्रूफ केबिन्स के अंदर इनके ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के लोग वहां आए होते हैं जो अपनी अपनी जबानों में बोल रहे होते हैं। तो वहां पर ट्रांसलेटर बैठ के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसकी जबान में बता रहे होते हैं कि स्पीच में ये कहा जा रहा है, ताकि वो आसानी से समझ सके। लिसनिंग टू द स्पीचेस एंड ट्रांसलेटिंग देम एट द सेम टाइम, है ना, उसी लम्हे वो ट्रांसलेट करते हैं उनके नुमाइंदे और अपने मुल्क भेज देते हैं, या उनके लोग बैठकर उन्हें बताते हैं कि ये इस वक्त ये कहा जा रहा है, क्योंकि चाइनीज विल स्पीक इन चाइनीज, रशियन विल स्पीक इन रशियन, है ना, so that the each member can hear the speech in his own language। यानी इनके केबिन में इनके ट्रांसलेटर बैठे होते हैं जो सेम टाइम स्पीच हो रही होती है, उसकी ट्रांसलेशन इसको ये लोग करके बता रहे होते हैं और समझा रहे हैं। through the headphone the staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day। यानी बहुत बड़ा काम होता है रोजाना की बुनियाद पर अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीसरा पार्ट बहुत अहम है, ये सुनिएगा। There are several specialized bodies associated with the work of United Nations। Say some are of the part of the United Nations organization and some are independent, but they are closely connected with the work of United Nations। फिर सुनिए, कई, है ना, there are several specialized body, स्पेशल हिस्से हैं एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए हैं काम से यूनाइटेड नेशन के, मगर सम ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ तो इसका डायरेक्ट हिस्सा है, लेकिन सम आर इंडिपेंडेंट, आजाद हैं, एनजीओस की शक्ल में, मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में मौजूद हैं, बट दे आर क्लोजली कनेक्टेड। वो इनके डायरेक्ट तो नहीं है, मगर इनके साथ बहुत मिले हुए होते हैं, इनके साथ मिलकर काम करते हैं विद द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन। Some are direct parts or organization and some are indirect, और ये closely connected होते हैं किससे? United Nations से। We can refer here to work of the only few these important bodies। आइए हम चंद अहम तरीन बॉडीज का यहाँ जिक्र करते हैं। नंबर 1, पता क्या? There is the International Bank। There is International Bank, ये भी सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन को। which leads money, lends money, lends का मतलब उधार देना, जो पैसे उधार देता है to the member of nation of for carrying through some work of the public importance and usefulness। ये मुल्कों को पैसा देता है ताकि कौमों के for carrying through some for work of public importance and usefulness, यानी पब्लिक की अहमियत, जिन की कारामद बनाई जा सकती है, उन तमाम अहम मसाइल को हल करने के लिए ये कौमों को पैसे उधार देता है ये बैंक। अगर पेपर में सवाल आएगा व्हाट डज यूनाइटेड नेशन डू, फिर एक सवाल आएगा व्हाट डज इंटरनेशनल बैंक डू, फिर एक सवाल आएगा कि हाउ मेनी पार्ट्स आर अटैच्ड टू द यूनाइटेड नेशन। तो उसके नाम मैं आपको पढ़ रहा हूं। पहला नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक। अब क्या काम करते हैं? सच एज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, लोगों को इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा के देते हैं, मुल्कों को रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, फ्लड कंट्रोल,
ठीक है, फ्लड कंट्रोल करते हैं। एन एग्जाम्पल फॉर द वंडरफुल इफेक्ट, one of those lawn in found in a small village in the west coast of Mexico. मेक्सिको के अंदर एक गांव के, छोटे से गांव के अंदर मेक्सिको में, जो अमेरिका के साथ है, अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, अमेरिका के साथ है मगर अमीर नहीं है, उसको इन्होंने पैसे दिए। कब दिए? 1951 को, 1951 को पैसे दिए। फिर क्या हुआ? इन द बैंक gave a loan for electric plant. बैंक ने इनको एक इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का पैसा दिया। Within 3 years of population increase threefold, 3 साल में आबादी बढ़ गई। हुआ ये कि इंडस्ट्रियल यूजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 3 to 33, यानी 3 से लेकर 33 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई जी। वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिको, ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये वेस्ट, देखिए वेस्ट किसे कहते हैं? मगरिब को कोस्ट कहते हैं, कोस्ट ऑफ मेक्सिको। ठीक है, कोस्ट ऑफ मेक्सिको से क्या मुराद है? मैक्सिकन, मैक्सिकन एक रेंज है, एक मैक्सिकन एक साहिली पट्टी है वहां पर, तो उस साहिली पट्टी की बात हो रही है। हाँ ठीक है, उस साहिली पट्टी की बात हो रही है जो मेक्सिको का पार्ट है। उसमें एक छोटा सा गांव था, उसमें उन्होंने पैसे दिए, तो 3 से ज्यादा होकर 33 गुना, 33 टाइम्स वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई और वहां तरक्की हो गई। द टाउन स्टार्टेड रेडियो स्टेशन, बताओ भाई, रेडियो भी खुल गया, डेली न्यूज़पेपर आने लगा, नाइट स्कूल खुल गए, यानी वहां पर बहुत तरक्की हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? तरक्की हो गई द टाउन, फिर ये हुआ कि there were 7 times many children in school as they were before the electric plant was built. जब इलेक्ट्रिक प्लांट नहीं था तो इलेक्ट्रिक प्लांट बनने के बाद 7 गुना ज्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे। ठीक है, हाँ हाँ, देखो देखो देखें, ये बताओ, अमेरिका ने नहीं खोला ये स्कूल, अमेरिकन ने नहीं खोला था, बल्कि ये स्कूल किसने खोला? यूनाइटेड नेशन ने उनको पैसे दिए। अमेरिका अमेरिका गरीब ममालिक को पसंद नहीं करता, तो मेक्सिको कोई अमीर मुल्क नहीं है, बल्कि आजकल तो ट्रम्प अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान बाड़ लगा रहा है ताकि वहां से लोग हिजरत करके यहाँ ना आए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी समझना होगा कि वो इतना पसंद नहीं करता। एनी हाउ, अब आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए, देयर इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। अच्छा एक बात सुनो, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेफ। ये पेपर में आएगा, ये एमसीक्यूज आएगा मेरी जान। मेरे बेटो जरा गौर करना, इसको तवज्जो रखना, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। देयर इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है ना, यानी यूनाइटेड नेशन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड है। ये द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन, ये अपने आप को बच्चों का दोस्त कहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट स्पेशलाइजेस, इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है? इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों को रिलीफ देता है ना। तो ये अच्छा, ये एक सवाल है पूरा 5 नंबर का, ये पूरे 5 नंबर का सवाल है, और एमसीक्यूज में एब्रिविएशन भी आएगा, तो समझ जाना ये। अब दूसरा सवाल सुनो, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 1946, इसे कहते हैं WHO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO 1946 में खड़ी हुई है ना। मैं बता रहा हूं, बाकर हुसैन, अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बाकर मैं फुल बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, मैं अभी बताता हूं आपको। यूनिसेफ का मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन
ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशनल फंड, यूनाइटेड नेशन, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशनल फंड, ठीक है बाकर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा बाकर, और भी कोई सवाल हो तो पूछते जाना मेरे साथ साथ। हाँ, अच्छा देखो फिर क्या लिखा है, द WHO ऑर्गेनाइजेशन 19, ये कब शुरू की थी, 1946 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, WHO 1946। एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज आ रहा है। बट द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग 7 अप्रैल, बनी 1946 में, लेकिन 7 अप्रैल 1948 को परमानेंट हो गई, पहले परमानेंट नहीं थी। ठीक है, एक, ठीक है, टू वर्क ऑन इंटरनेशनल हेल्थ, 7 अप्रैल इज नाउ सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाता है। आज 7 अप्रैल मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एज WHO डे, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। MCQs, WHO advises members countries on a public health and on the control of disease, ये लोगों को एडवाइस करती है अपने मुल्कों को ऑन द पब्लिक हेल्थ एंड ऑन द कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि और इनकी डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है लोगों की, एंड मेक्स वॉर, और जंग करती है ऑन मेनी वाइड स्प्रेड डिजीज। अच्छा, वाइड स्प्रेड का मतलब फैलने वाली बीमारियां, वबाई फैलने वाली, है ना, डिजीज का मतलब बीमारियां। तो ये जो बीमारियों की वबा फैली हुई है, उसके खिलाफ लोग उसकी मदद करती है अपने ममालिक की। इन द तातारी तेरेई, लिखा ये TERAI, टेराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये टेराई डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, उत्तर प्रदेश, यूपी, इंडिया। यूपी, यूपी और सीपी, है ना, ये सूबे है ना, बड़े बड़े, इनकी बहुत बड़ी आबादी है यहाँ की। तो उत्तर प्रदेश में, टेराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मलेरिया हैज बीन वाइप्ड आउट, मलेरिया का सफाया हो गया है, अब वहां नहीं है। क्यों, क्योंकि बाय WHO टीम इनेबलिंग, इस काबिल कर दिया फार्मर्स, किसानों को, टू रेज देयर आउटपुट बाय 50%, और आज वहां उससे 50% उन्होंने अपनी अपनी आउटपुट को बढ़ा लिया वहां के लोगों ने। क्यों, क्यों, वहां पर अब बीमारी खत्म हो गई। एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेफ, आज यूनिसेफ की एक मिसाल, और WHO वर्क इज देयर फाइट अगेंस्ट यास। ये यास क्या है, यास क्या है, YAS, यास, यास एक बीमारी है, जानवरों को लग जाती है। जब जानवरों को ये बीमारी लग जाती है तो वो सोते रहते हैं, काम ही नहीं करते, हर वक्त सोते रहते हैं, लड़कों की तरह, इंसानों की तरह। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी मेरे मुंह से निकलता है कि वो सोने की बीमारी है, और कभी और उससे जानवर मर भी जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यास इज अ काइंड ऑफ डिजीज इन विच एनिमल कीप्स ऑन स्लीपिंग, जिसमें जानवर सोता रहता है और मर भी जाता है। ठीक है, अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट। अच्छा, ये हॉट वेट कहते हैं, हॉट कहते हैं गर्म को, वेट क्लाइमेट गर्म मरतूब, उर्दू कहेंगे गर्म मरतूब इलाकों में होती है, गर्म इलाकों में। फ्यू डाई और यार्स, कुछ मर गए, बट मैनी बिकम हेल्पलेस एंड लीव ऑन द बर्डन टू देयर रिलेटिव्स। देखो, इंसानों को काटे तो इंसान भी मर जाए, जानवरों को कोई, ये कैसी बीमारी वबा थी, जैसे आजकल ये कोरोना चल रहा है, एक ऐसी बीमारी जो जो जानवरों को हो जाए तो सोते रहे, इंसानों को हो जाए सोते रहे, मर भी जाते थे इसमें। इंडोनेशिया
as soon as it become independent nation, इंडोनेशिया जब से आजाद, जैसे ही आजाद हुआ, कहा, इन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन को हेल्प देम इन देयर वे वॉर अगेंस्ट, कहा हमारी मदद करो, हमने इनसे लड़ना है। देयर वर सेड टू बी 10 मिलियन केसेस, एमसीक्यूज, सुना है, कहा जाता है 10 मिलियन केसेस थे इन कंट्री, मुल्क में। व्हेन द वर्क वाज टेकन अप, टेकन अप का मतलब होता है काम शुरू किया गया, जब हाथ में काम लिया गया या काम शुरू किया गया। इन 1950 MCQs, 1950 MCQs, 1950 MCQs, कहां पर, कहां पर, इंडोनेशिया में 1950 में उन्होंने मदद मांगी, ठीक है। यूनिसेफ सप्लाइड मेडिसिन, यूनिसेफ ने मेडिसिन दी एंड अदर रिक्वायरमेंट, and the WHO organization sent medical experts to train Indonesian worker, है ना। फिर क्या हुआ, इंडोनेशिया सप्लाइड बिल्डिंग, इंडोनेशिया के लोगों ने, वहां के मुल्क ने बिल्डिंग तो दे दी, वर्कर भी दे दिए, एंड ऑल रिक्वायरमेंट दैट डिड नॉट हैव टू कम फ्रॉम अब्रॉड। उन्होंने बिल्डिंग तो कोई यूनाइटेड नेशन नहीं लाएगी ना, मजदूर तो नहीं लाएगी ना, ये तमाम चीजें दे दी उनको, और उनसे कहा कि हमारी मदद करो, मदद करो हमारी। तो फिर ये हो गया। मोहम्मद अरहम, मैं बोल तो बहुत तेज रहा हूं, बोल तो बहुत तेज रहा हूं, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही, जरा माइक चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो माइक आपका कोई सही काम ना कर रहा हो, क्योंकि मैं तो सभी को पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं और बहुत तेज बोलता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं। मैं एक घूंट पानी पी लूं ताकि मैं और आवाज निकालूं। अब देखना जरा, अब आवाज आएगी, उबैद को भी आएगी, मोहम्मद अरहम को भी आएगी, ठीक है। अगर मेरी आवाज ना आए तो समझ जाना मैं खामोश बैठा हुआ हूं, ठीक है उबैद, ठीक है अरहम, जरा सुनिएगा। इन 4 years, 4 साल में, 4 साल में द 100 ऑफ मेडिकल टीम्स, सैकड़ों मेडिकल टीम बन गई, ट्रेन्ड बाय, जिन्हें ट्रेन किया WHO ने, एंड सप्लाइड द ट्रांसपोर्ट एंड मेडिसिन बाय यूनिसेफ, और यूनिसेफ ने मेडिसिन दी, ट्रांसपोर्ट दी, हैड एग्जाम, इलाज हुआ, कितने लोगों का इलाज हुआ, एग्जाम का मतलब इलाज होना, 11 मिलियन, कितने, 11 मिलियन, अंडरलाइन कर लो बेटे, ठीक है। मैं जरा बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो फेफड़ों में भी जान नहीं है, कोरोना से उठाऊं भाई, यकीन करें, अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना हो गया, तो मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी, मैं उठाऊं, लेकिन मैं और जान मार रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखिएगा कि 11 मिलियन पीपल एंड क्योर्ड, है ना, ये 13000000, ये पूरा फिगर है, इनका केयर हुआ, इनका इलाज हुआ, इनका एग्जाम हुआ, इनको चेक किया गया, और इतने लोगों को सेहतयाब किया गया। हु हैड यॉस, जिनको यॉस की बीमारी थी, जिसको यॉस, इतने लोगों का इलाज हुआ। मैनी विलेजर्स आर नाउ फ्री फ्रॉम यॉस, आज तो कई गांव आजाद हैं इंडोनेशिया के, है ना, यूपी के कई, एंड अनदर फ्यू years practically the whole country will be free from it, और आने वाले साल में मुकम्मल तौर पर ये बीमारी से इनका छुटकारा पा जाएंगे ये लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखें, हंगर, हंगर का मतलब भूख, हंगर इज द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ द फूड, है ना, हंगर, हंगर मतलब भूख को कहते हैं, पूरी दुनिया में भूख भी एक बहुत बड़ा मसला है, is the special problem of the food and agriculture, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं फूड, FAO, FAO, F से मुराद फूड, A से मुराद एग्रीकल्चर, O से मुराद ऑर्गेनाइजेशन, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ में आ रही है आपको, फूड
ठीक है, which was started in 1943. MCQs, FAO कब बनी? 1943 में. It sent expert to the help countries they want to advise on how grow more food and their other crops. देखो, बहुत सारे ममालिक को ये पता ही नहीं होता कि ज्यादा फसलें कैसे उगाएं, टेक्निक नहीं आती, तो वहां किताबों के जरिए पढ़ाया जाता है कि ऐसे फसलों को लगाओ तो ज्यादा क्रॉप्स होगी, ज्यादा फसलें उगेंगी, ऐसे फ्लो करो तो ये फायदा होगा, इस वक्त पानी देना, ये मौसम ठीक नहीं है, तो एक टीचिंग करते हैं ये लोग, जिससे वो मुल्क तरक्की करने लगता है. और बताते हैं हाउ टू कंट्रोल प्लांट्स एंड एनिमल डिजीज. बताते हैं कि प्लांट को और जानवर को बीमारी से कैसे बचाना है. हाउ टू प्रोटेक्ट फूड इन स्टोरेज, ठीक है, एंड इट्स जनरल हाउ टू इंक्रीज द याइल्ड फार्म्स, फिशरीज एंड फॉरेस्ट. यानी ये हमें बताते हैं कि किस तरह से इंप्रूव करना है, किस तरह से इंप्रूव करना है. याइल्ड का मतलब नफा देना. याइल्ड का मतलब क्या होता है? नफा देना. ये बताते हैं कि प्रॉफिट, याइल्ड का मतलब प्रॉफिट, नफा. ये बताते हैं कि किस तरह नफा बढ़ाओ, किस तरह प्रॉफिट ज्यादा होगा फार्मिंग में, फिशरीज में, फिशरीज है ना, एंड फॉरेस्ट का मतलब जंगलात में, किस तरह फायदा होगा. इट इज ऑल्सो पब्लिशेस, ये छापते हैं, यूजफुल लिटरेचर, मटेरियल, बहुत कारामत किस्म का मटेरियल ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के ऊपर मटेरियल छापते हैं, फॉरेस्ट्री, जंगलात के ऊपर, एंड फिशिंग, ताकि लोग पढ़ें और ज्यादा पैसे कमाएं और मुल्क अपनी हालत को खुद संभाल ले. अब एक चीज आ रही है, एक और बॉडी है, द यूनाइटेड नेशन हैज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज. अब ये किताबों की बात करते हैं, ये स्कूल बनाते हैं, ये स्कूल बनाते हैं. और इस साइंस एंड कल्चर मैं बता देता हूं. यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना, यूनेस्को, एजुकेशनल, ठीक है, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, मैं बताता हूं आपको. देखो जयान, जयान सिद्दीकी, बात यह है कि इंग्लिश के अंदर जो है ना, इन लोगों ने जो चैप्टर जो है वो सोशल स्टडीज से मिलते जुलते डाल दिए. अब होता क्या है कि बेटा, हमारे यहाँ इसे सोशल स्टडीज के तौर पर ही इसको कह सकते हैं आप, लेकिन ये सोशल स्टडीज नहीं है, ये आईआर का कह सकते हैं इसको. और इसके अंदर हम समझ लीजिए कि सोशल के साथ साथ हम एक बहुत बड़े इदारे के बारे में पढ़ रहे हैं. तो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि ये लोग इसलिए डालते हैं ताकि इंग्लिश अच्छी हो, मगर इंग्लिश अच्छी किस तरह की जाए कि वो लोगों को कल्चर समझाने के लिए ये चैप्टर डाला जा रहा है और मुख्तलिफ चीजों के टॉपिक हमें पढ़ाए जा रहे हैं इस बहाने कि भाई इसके अंदर WHO डिस्कस हो रहा है, यूनिसेफ डिस्कस हो रहा है, तो एक इंग्लिश बोलने के लिए उसको नॉलेज देना है ताकि उसके लिए आसानी हो जाए. हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि वो कुछ चैप्टर हैं, लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंग्लिश के भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सोशल स्टडीज के भी हैं, और कुछ हैं जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपके अंदर सोशियोलॉजी रखते हैं, ऐसे लगता है. तो ये एक इस तरह मिल के बनाए जाते हैं. कुछ प्ले टाइप के होते हैं इसके अंदर, कुछ ड्रामे यानी स्टाइल के होते हैं, कुछ नॉवेल की क्लिप्स होते हैं, और कुछ एडवेंचर होते हैं. ये मिला करके किताब बनाई जाती है ताकि इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहे और उसका जीके जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होता जाए और उसकी ग्रामर भी अच्छी होती जाए. होप यू विल अंडरस्टैंड. अच्छा, अब आप देखो, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे. बाद आज हमारा चैप्टर एंड हो रहा है इंशाल्लाह. द यूनाइटेड नेशन हैज स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज, है ना, किस पर? साइंस की नॉलेज, कल्चर की नॉलेज. यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, ठीक है,
ये क्या करती है? यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी चीज, ठीक है, और जो हमारे को इंक्रीज करती है, ठीक है, किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर इंक्रीज करती है? ये हमारे लिए एक एजुकेशनल, किसकी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल यानी साइंस और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम यूनेस्को रख दिया, जिसमें हम साइंस और कल्चर को डिस्कस करते हैं, बाय विच द पीपल कैन गेट द required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. इसमें क्या होता है कि आप जदीद दुनिया से मिल जाते, आपको पता चलने लगता है कि दुनिया में एजुकेशन की वैल्यू कितनी है, आपको पता चलने लग जाता है कि दुनिया के अंदर एजुकेशन की वैल्यूज क्या क्या है। देखिए बेटा, अब आप देखिए, अगर दूसरी लाइन में पढ़ूं, less than half of the world children go to school, most of the human race cannot read or write, paragraph cannot go for long, progress cannot go for long, modern lines where hardly anybody can read। मैं ऐसे पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, है ना? चिल्ड्रन गो टू स्कूल, हाँ, लेस देन हाफ, बताओ, लेस देन हाफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी लेस देन हाफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी आप बताओ, आधे से भी कम यार, आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात है कि आधे से भी कम बच्चे दुनिया के लोग स्कूल जाते हैं। सुनो, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन, अक्सर लोगों की नस्लें भी नहीं पढ़ सकती, रेस माने नस्ल कहते हैं, अक्सर लोगों की नस्लें भी नहीं पढ़ सकती, पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, तो कैसे तरक्की होगी? प्रोग्रेस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग, तरक्की हो नहीं सकती। मॉडर्न लाइंस, ये मॉडर्न लाइन से क्या मुराद है? जदीद लाइन पर, जदीद खुतूत पर, जदीद वे पर, हाँ, जदीद लाइन पर तरक्की हो नहीं सकती, वेयर हार्डली एनीबडी कैन रीड, जहां पर कोई बामुश्किल कोई शख्स पढ़ सके, मगर यूनेस्को हैज फाउंड दैट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट रीड, लर्निंग, यूनेस्को एक ऐसा इदारा है जिसने इनको बताया कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये देखिए, हमारे पास ये स्लाइड है लास्ट, जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। यहां पर क्या है कि ये देख लीजिए आप, their letter is not usually that need to be begun with। कितना अफसोस की बात है कि दुनिया के ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें अपने नाम का शुरू का लफ्ज भी नहीं आता, कि उनका लफ्ज, कितने दुख की बात है, उन्हें तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता। दे नीड टू लर्न सम पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट इन देयर वे ऑफ लाइफ, उन्हें अपने जिंदगी के अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रैक्टिकल, उन्हें अमली तौर पर अपनी जिंदगी में इंप्रूव करने की जरूरत है, that they can quickly understand and accept as good, ताकि वो अपनी चीजों को, नेकियों को, अपने अच्छे अमल को अंडरस्टैंड कर सके। किस चीज को अंडरस्टैंड कर सके? ठीक है, किस चीज को अंडरस्टैंड कर सके? अच्छाइयों को, ठीक है, और बुराइयों से बच सके। तो ये पढ़ने के बाद ही सेंस आएगा ना, आफ्टर दे रियलाइज द एडवांटेजेस। देखो, पढ़ने के बाद ही तो उन्हें पता चलेगा कि लर्निंग के
और पढ़ने के क्या फायदे हैं। जब बच्चे पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, तो वो आम बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो पता ये चला कि उन्हें सीखने का मौका मिलेगा तब तो वो सीखेंगे ना। अब आप देखें, जब वो पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। एक और इदारा है, इसका नाम है यूनेस्को। ये दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। यूनेस्को कैन नॉट इटसेल्फ, हम अभी इसी की बात कर रहे थे ना, ये वही है। यूनेस्को कैन नॉट इटसेल्फ फाइंड द मनी, ये खुद थोड़ी पैसे लाता है टू टीच हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ रीड। what it can do is to show the various member nation how to go about। ये बताता है, ये बताता है मुख्तलिफ मेंबर्स को बताता है हाउ टू गो अबाउट, कैसे काम करना है। हाउ टू गो अबाउट, कैसे काम करना है ये बताता है। द वर्क, ठीक है, कैसे चलाना है काम को ये बता देता है। एंड टू सप्लाई सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग एड, और बताता है कि हमें इस एड की जरूरत है, तो ये पैसों का इंतजाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक से कहता है। एज न्यू वेज ऑफ टीचिंग बाय बुक्स, ये नए अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं किताबों को, तस्वीरों के जरिए, है ना, पिक्चर्स के जरिए, फिल्मों के जरिए और रेडियो के जरिए, और वर्कआउट ये काम करते हैं। द एक्सपीरियंस इज रिपोर्टेड, द एक्सपीरियंस इज रिपोर्टेड, ये एक्सपीरियंस रिपोर्टेड होता है टू देयर कंट्रीज वेयर दीज मे बी यूजफुल, और ये एक्सपीरियंस जो है वो रिपोर्ट होता है उन ममालिक में जाकर वेयर दीज मे बी यूजफुल, ये जाके अपने दूसरे ममालिक के लोगों को बताते हैं कि तुम भी ऐसे चलो, तुम भी ऐसे चलो। यूनेस्को ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन बीइंग वेलबींग, यूनेस्को ट्राइज कोशिश करती है टू एडवांस कि वो आगे बढ़ाए ह्यूमन वेलबींग, इंसान को आगे बढ़ाए एक अच्छे अंदाज में, एक ह्यूमन बीइंग को आगे लेके जाए मगर वेलबींग की तरह, थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को जो है इंसानियत को अच्छा बनाती है मगर साइंस के जरिए, तालीम के जरिए, कल्चर के जरिए, है ना, साइंस के जरिए, तालीम के जरिए, कल्चर के जरिए। ये देखें, ठीक है, दिस एडवांसेस, जी हाँ, यूनेस्को जो है जो यूनाइटेड नेशन का ही एक इदारा है और वो इसका झेली इदारा है, उसके अंडर में काम करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की मदद से, यूनिसेफ की मदद से, ठीक है बेटा। अब देखिए, दिस एडवांसेस, ये आगे नहीं, ये जो आगे बढ़ने का दौर है ना, जो तरीका है, एडवांसेस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, विच लीड्स टू पीस। सुनो, ये जो इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी, है ना, तालीमी तरक्की अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है और जिसकी बिना पर दुनिया में ये लीड करती है किसकी तरफ, अमन की तरफ। देखो, तालीम होगी तो अमन होगा, तालीम होगी तो इंडस्ट्री होगी, तालीम होगी तो प्यार और मोहब्बत होगा, तालीम होगी तो भाईचारा होगा, लड़ाई खत्म। और इसके लिए यूनेस्को एक अहम किरदार कर रही है। दिस इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ये उसका हिस्सा भी है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमारा खत्म हुआ। और मैं आपसे इस चैप्टर के बाद मैं आपको देखिए, जितनी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, इसकी मीनिंग, इसके एमसीक्यूज और सवाल का आंसर तक मैंने बता दिया कि ये सवाल ऐसे बनेगा, वो आंसर बुक में मौजूद है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस क्लास को यहाँ इसलिए खत्म करता हूँ
कि मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी, और आप भी पढ़ लीजिए क्योंकि मगरिब ना हो जाए। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह। तो आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक? आपको समझ में आ गया यहाँ तक? जी, हम इंग्लिश की बुक भी बाय कर सकते हैं, और ये भी बुक ही है, ये स्लाइड जो बनी हुई है, इससे भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बुक होगी तो उसके ऊपर अपने हिसाब से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वेल डन। दुआ में याद रखिएगा। जी, जी, जी। इम्पोर्टेंट नोट्स कर लो, ठीक है? उस जिससे भी याद, नोट से भी याद कर सकते हो, बुक से भी याद कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन बहुत है, समझ मुझसे लो, और याद आप जहाँ से चाहे कर लो, इधर से भी कर सकते हो, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।